हेलो स्टूडेंट्स, मैं आगे का कंप्लीट करती हूँ। ये पोयम मन जो है मैं व्याख्या के साथ समझा दूंगी आपको, तो व्याख्या भी आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं रीड कर लेती हूँ। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। ठीक है, पोयम रीड कर लेती हूँ मैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इसके बाद मैं इसके भावार्थ आपको बता दूंगी और लिखवा भी दूंगी आपको। ठीक है, तो आप नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी पेन निकाल लीजिए और लिखना चालू करिए। ठीक है, घना अंधेरा और अधिक, यानी कवि कहता है कि जब चारों ओर घना अंधकार होता है तो उस वक्त प्रकाश की एक रोशनी की किरण भी बहुमूल्य होती है और प्रकाश की यही किरण सही मार्ग दिखाती है और यही सही किरण हमें दिखाती है। कवि यह संदेश दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से समझ में आया आपको, आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं कि अंधकार में ही प्रकाश का असली महत्व समझ में आता है। उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख की वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पे अंधकार और प्रकाश से उन्होंने जीवन के सुख और दुख के बारे में बताया है, किस तरह से अंधकार में ही प्रकाश से की समझ हमें आती है। ठीक है, उसी तरह से उसी प्रकार के जीवन में दुख के बाद जब हमें सुख आता है तो हमें वास्तविक आनंद का बोध होता है, वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सुख और दुख से उन्होंने जीवन के सार को समझाया है। अंधकार और प्रकाश से उन्होंने उस महत्व को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, छोटी सी 3 लाइन की छोटे छोटे है, लेकिन उसने कविता को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इन्होंने बोला है कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसका भावार्थ देख लेते हैं हम लोग। कभी कहता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उसके फल पर। कभी कभी क्या होता है, हम सब फल की चिंता करते, कर्म की चिंता नहीं करते, लेकिन हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी यहाँ पर यह संदेश दे रहे हैं कि आजीवन कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना, फल प्राप्त करने के लिए विषय में सोचने से अधिक श्रेयकर कर्म करना चाहिए। यानी कि हमेशा फल प्राप्त करने की इच्छा ना करके हमें कर्म करते रहना चाहिए। ये हमें कैसे करना है, क्या करना है, ये इस बात पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। हमें फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस हाइकू में इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले। मझधार में डोले यानी कि नदी के प्रवाह का मध्य भाग जिसे कहते हैं। ठीक है, संभाले कौन, यहाँ पर संभाले कौन, इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों कि जीवन ने, कवि कहता है कि यह जीवन एक नाव की भांति है जो समुद्र की लहरों से लड़ते लड़ते आगे बढ़ता रहता है। जीवन कि यह नाव जब मझधार में डूबने लगती है तो उसकी सहायता कौन करेगा। कवि ने यहाँ यह संदेश देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के सत्कर्म ही विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करते आता। जीवन में परोपकार, सद्भावना एवं सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, परोपकार करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। तो ये सारे जो मूल्य है ना, उन सारी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। इससे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। कभी भी हम मझधार में फंसेंगे ना बच्चों, तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। जीवन के मझधार में फंसेंगे तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। बिरंगे यानी कि रंग बिरंगे यानी कि प्रकृति के सदैव बदलाव जो आते हैं उसके बारे में कहा गया है। फागुन यहाँ बच्चों हिंदी का महीना है, जो मैंने लिखवाया भी था कठिन शब्द में आपको। इसके भावार्थ देख लेती हूँ। हाइकू जो है बहुत ही अच्छी कविता है। ये 17 वर्णों में लिखी जाती है, इसके ढांचे 17 वर्णों में होते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका भावार्थ। कभी कहता है कि फागुन माह अपने साथ रंगों का त्योहार होली लेकर आता है। ठीक है, क्या लेकर आता है, फागुन क्या लेकर आता है, रंगों का त्योहार यानी कि होली लेकर आता है, जो सभी को खूब भाता है। ठीक है, हम भी होली खेलते हैं, हमें होली में बहुत मज़ा आता है, तो हमें सबको भाता है ना। इस त्योहार में रंग में नहाकर सभी लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं। यहाँ कवि ने होली के त्योहार के पीछे निहित आपसी प्रेम की भावना को उजागर करने और
जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया, यानी कि प्रेम की जो भावना होती है जन जन लोगों लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा है इस हाइकू के द्वारा। ठीक है, कवि ये प्रयास करना चाहते हैं कि फागुन का महीना जिस तरह से आता है तो रंगों का त्यौहार लेके आता है, उसी तरह हमें सबके मन तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। खिलखिलाता यानी कि अधिक प्रसन्न होकर हंसना, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, खिलखिला रहे हो यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न होकर हंसते हैं, उसे कहते हैं खिलखिलाना। ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए जो मैंने नहीं लिखवाए, बीच बीच में आ रहे हैं, मैं तो बता दे रही हूँ। आगे इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। कांटों के बीच। ठीक है, कवि कहता है कि फूल सदैव कांटों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन जब अपनी कोमलता और सुगंध को नहीं छोड़ता, कभी वो छोड़ता अपनी सुगंध को, अपनी कोमलता को कभी नहीं छोड़ता फूल। ठीक है, हमेशा वो कांटों के बीच में रहता है, लेकिन वो अपनी कोमलता को कभी नहीं छोड़ता। कांटों के बीच घिरे होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे वह हर पल खिलखिलाकर हंसता रहता है। यहाँ कवि यह संदेश दे रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास एवं दृढ़ता के साथ सामना करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। हमेशा हमें दूसरों के लिए क्या बनना चाहिए? प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। हमेशा खिलखिलाकर हंसते रहना चाहिए। कवि यह संदेश इसमें दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी कि घोर निराशा। चेहरा और आंखें पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, हम चेहरा पढ़ते हैं ना, कभी कभी आँखों को पढ़ते हैं, चेहरा पढ़ते हैं, तो हमें आना चाहिए। भीतरी कुंठा यानी कि घोर निराशा। ठीक है, अभी देखते हैं इस हाइकू कविता में क्या कहा उन्होंने। कवि कहते हैं कि अश्रु निराशा का प्रतीक है। आंसू जो होता है हमारा क्या होता है? निराशा। जब हम दुखी होते तभी तो रोते हैं, जब हम खुश रहते थोड़ी ना रोते हैं। निराश व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के प्रयासों को त्याग कर सिर्फ अश्रु बहाता है। जो निराश व्यक्ति होते हैं ना बच्चों, दुखी जो लोग होते हैं, वो हमेशा सफलता नहीं प्राप्त करते, बल्कि सिर्फ अश्रु बहाते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। ठीक है, यहाँ कवि यह संदेश देना चाहता है कि हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हार और जीत एक सिक्के के क्या? दो पहलू होते। इसलिए व्यक्ति को पराजय मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने संकल्प अर्थक प्रयास से घोर निराशा को दूर सफलता को प्राप्त करना चाहिए उसे। यहाँ पे कवि ने यह समझाने की कोशिश की है हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमें निराशा मिलती भी है तो हमें उसकी सफलता की ओर जाना चाहिए। ठीक है, उस निराशा को पीछे छोड़कर हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें कैसे सफल होना है, उस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कभी निराश नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं ज़िंदगी में। सारे जल में घुल गए विशाख मन पावन। सारे जल से घुल गए विशाख मन पावन। ठीक है, इसके हम देख लेते हैं, इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। चले ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका भावार्थ। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि अभिलाषा पूरी ना होने पर बहुत कष्ट होता है। ठीक है, जो हमारी इच्छा होती है, अभिलाषा यानी कि हमारी जो इच्छा है वो यदि पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत कष्ट होता है, यानी कि बहुत दुख होता है। जब वही कष्ट आंसू बनकर फूटता है तो आत्मग्लानि और दुख में व्यथित मन शांत एवं पावन हो जाता है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, दूसरों में बांटने से प्रयास करना चाहिए, यानी कि दुख जब हम बांटते हैं ना बच्चों तो वो कम होता है। ठीक है, दुख ऐसी चीज़ होती है जिससे बांटने से क्या होती है? कम होती है हमें। इसलिए हमें दुख को अपने अंदर ना रख कर उसे बाहर निकालना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। ठीक है, पीड़ा यानी कि वेदना, कठिनाई जिसे हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि मन में जो पीड़ा है वह बादल बनकर आँखों से छा गई है। आँखों के आंसू की वर्षा होने लगी, यानी कि जब हम दुखी रहते हैं तो हमारे आँखों से क्या आता है? आंसू आता है। ठीक है, यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि अक्सर मन का दुख आँखों से बहने वाले अश्रु आँखों के आंसू से बहने लग जाता है। ठीक है, यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि अक्सर मन का दुख आँखों से बहने वाले अश्रु की धारा से ही प्रकट होता है, यानी कि जब हम दुखी रहते हैं तो हमारे आँखों के आंसू से वो प्रकट हो जाता है, बाहर निकल कर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलती सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन।
चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। बहुत ही अच्छा है ये हाइकू जो है, बहुत ही अच्छा कविता है, बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने लिखी है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ, देखते हैं बच्चों। इसका अर्थ है कि कभी कहता है कि रेल की जो रेलगाड़ी की पटरियाँ होती हैं मौन होकर भी साथ चलती रहती, ठीक है। कभी वो इस बात का ढिढोरा नहीं पीटती हैं कि कभी यह संदेश देना चाहते हैं जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं वो बिना किसी दिखावे के हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे साथ हर परिस्थिति में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश, ओट यानी कि आड़ में, सूना यानी कि एकांत एकदम, ठीक है। सितारे छुपे बादलों की ओट में, आड़ में छुप गए हैं, सूना आकाश यानी कि आकाश जो एकदम शांत हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग। कभी कहता है कि आकाश की शोभा सितारों से होती है, यदि सितारे बादलों के पीछे छुप जाते हैं तो आकाश सूना हो जाता, ठीक है। ये तो बात सबको पता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। यदि कभी यह संदेश देना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कर्मों से समाज में सिरमौर बन जाते हैं, ठीक है, समाज के सिरमौर बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के बगैर समाज अस्तित्व तो होता है लेकिन उनकी शोभा कम हो जाती है। अतः हमें अपने सत्कर्मों से समाज का सिरमौर बनने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे हम समाज का नाम ऊंचा कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, ठीक है। बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही सुंदर कविता है। आगे इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ भी उसी तरह बहुत ही सुंदर कवि ने प्रस्तुत किया है। और चलिए मैं बताती हूँ। कवि कहते हैं जिन गीतों को तुमने अपना स्वर दिया है वो अमर हो गए, अर्थात वो वर्षों तक गुनगुनाए जाएंगे। यह कवि का संदेश देना चाहते हैं। इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म के अंत में याद किए जाएंगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे, ठीक है। यदि हमारे कर्म क्या है अच्छे रहेंगे तो हम सदा के लिए हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, ठीक है। जिन गीतों को तुमने स्वर दिया है वो क्या हो गए हैं, अमर हो गए, ठीक है। यानी कि बरसों तक वो गीत गुनगुनाए जाएंगे और हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट है बच्चों ये, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में रहकर मछली प्यासी ही रही। बहुत ही सुंदर लाइन है। अब ऐसा लगता है कि मछली जो है सागर में ही रहती है तो प्यासी क्यों रहेगी, लेकिन इन्होंने बताया कि सागर में रहकर भी मछली प्यासी रही, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। कभी कहता है कि मछली सागर में रहती है लेकिन उसकी प्यास कभी बुझती नहीं। यहाँ कभी यह संदेश देना चाहते हैं कि मन धन से भरपूर होने के बावजूद भी उसमें संतोष की भावना नहीं होती है, उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती है, ठीक है। अक्सर करके हमारा जो मन होता है कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, कितना भी धन दौलत हमारे पास रहे। वही बात लेखक भी यहाँ समझा रहे हैं कि मछली जो है सागर में रहती है लेकिन वो कहीं ना कहीं प्यासी रहती है, ठीक है। तो आपको बच्चों ये कविता जो है, ये हाइकू जो है, ये समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आगे मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगी तो आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। चलो ओके।